हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सब लोग आ गए होंगे, जल्दी ज़रा ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें कौन सा चैप्टर करना है? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे जरूर से देखें एस ब्लॉक के बारे में। पहले वैसे तो इसको ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं। सभी बच्चे थोड़ा सा एक बार देखें यहाँ पे। अगर हम इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें थोड़ा सा, फिर हम एस ब्लॉक शुरू करेंगे। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर लें पहले, फिर ज़रा सा एस ब्लॉक शुरू करेंगे। सभी बच्चे देखें, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, दूसरे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर का नाम हमारे पास है एस ब्लॉक। सभी बच्चे ज़रा सा देखें। फिर पी ब्लॉक दो बार है, एक क्लास 11th में है, आप तो जानते हैं, और एक बार क्लास 12th में है। पी ब्लॉक एक बार 11th में है और एक बार 12th में है। फिर एक चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, एक चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, मेटलर्जी, और एक चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक आपके सिलेबस में नहीं लेकिन हम करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस हम करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम जरा करेंगे। और एक चैप्टर आपके सिलेबस में अगेन नहीं है लेकिन इसको भी हम करेंगे, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, एक बार जरा सभी बच्चे सुन लें। फर्स्ट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, एंड द सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, देन फर्दर एस ब्लॉक, देन उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक दो पार्ट में 11th और 12th में, डी एंड एफ, फिर मेटालर्जी, फिर कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस एंड लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट। हमने पीरियोडिक टेबल पिछले क्लास में कर लिया है, केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है। इन सभी को, ये जो चार ऐसे लिखे हुए हैं एस पी डी एफ, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको कई बार बुक्स में लिखा होगा ब्लॉक केमिस्ट्री, कई बार लिखा होगा ब्लॉक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक केमिस्ट्री। एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर हाइड्रोजन आपने नहीं लिखा है। बेवकूफ़ों, गधों, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो हाइड्रोजन नाम का चैप्टर है उसे हमने मोल कंसेप्ट 2 में कवर किया है। फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट 2 के मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे हमने हाइड्रोजन को पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ का पार्ट नहीं है, वहाँ पे होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक आध घंटे का वीडियो इस पर बनाओ ना कि इसको खत्म कर दिया जाएगा, टेंशन ना लें आप। हीटिंग इफेक्ट प्रीवियस जेई में और नीट में आया हुआ है। जब सही समय आएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, इसको हम करेंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं, हीटिंग इफेक्ट, इसको हम करेंगे। एंड सॉल्ट एनालिसिस भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम करेंगे। ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ का है? क्लास 11 और 12 दोनों कंबाइन है, क्लास 11 12 दोनों कंबाइन है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक। ये एस पी डी एफ, ये चार ब्लॉक है। ये दो पी बार क्यों लिखा सर? एक बार क्लास 11th में और एक 12th में। पूरा एक ही पी ब्लॉक है लेकिन उसको दो पार्ट में लिखा हुआ है, आधा 11th में है और आधा 12th में है। तो अभी हम लोगों ने एक शुरू किया एस ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री को करने के लिए मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि इसके लिए सबसे पहली बात आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए। मैं जितनी भी बातें ब्लॉक केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ाऊँगा, मतलब एस ब्लॉक के बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें ध्यान से सुनना है। वो सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? पीरियोडिक टेबल से आ रही हैं। सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? केमिकल बॉन्डिंग से आ रही हैं। तो मैं एस ब्लॉक में जितना भी कंटेंट आज पढ़ाऊँगा या एस ब्लॉक में आगे जितना कंटेंट पढ़ाऊँगा उसमें 80% टॉपिक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से आएगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी तरीके से पी ब्लॉक भी जब हम करेंगे तो उसमें भी मैक्सिमम टॉपिक यानी 80% टॉपिक जो होगा क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग से आ रहा होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग कौन से शुरू करेंगे? एस ब्लॉक। सभी बच्चे जानते हैं, जरा सा देखिए पहले, क्योंकि थोड़ा कुछ बेसिक बातें लिखनी है। सभी बच्चे जानते हैं कि एस ब्लॉक इसको बोलते हैं। ध्यान से जरा आपको देखना है, ये एस ब्लॉक है, सब बच्चे जानते हैं। एस ब्लॉक कौन है? ये है, इसका नाम है एम, इसका नाम है एम, इसका नाम है G1, इसका नाम है G2। हम लोग आज की क्लास में इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये पूरा पार्ट का क्या नाम है? एस ब्लॉक नाम है। क्या नाम है? एस ब्लॉक नाम है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका ये दो नाम है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा एस ब्लॉक के बारे में 2-3 लाइन लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखना है एस ब्लॉक के बारे में, इट प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, इट प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, इट प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल। सभी लोगों ने लिख लिया, इट प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, थोड़ा सा सेकंड पॉइंट लिखना है, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स। थोड़ा बार जल्दी जल्दी लिखें, मैं तब तक अपना माइक जरा ठीक कर लूँ। लिखना है एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स।
फर्स्ट लिखेंगे ग्रुप 1, फर्स्ट आपको लिखना है ग्रुप 1, सभी बच्चे जरा से देखें, फर्स्ट का नाम है ग्रुप 1, ब्रैकेट में लिखना है G1 और स्लैश देके लिखना है एल्कली मेटल, स्लैश देके लिखना है एल्कली मेटल। आज से अपन लोग इसे AM बोलेंगे। क्या नाम है? AM नाम है। AM कहाँ पे है? आपको दिख गया होगा। सेकंड का नाम है ग्रुप 2, ग्रुप 2 को अपन लोग आज से G2 बोलेंगे और G2 का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और आज से अपन लोग इसे AEM बोलेंगे। AEM कहाँ लिखा हुआ है? सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ग्रुप 1 that is alkali metal AM and group 2 that is alkaline earth metal that is AEM। ओके, क्लियर हो गया? एक बार पूरी बात। एस ब्लॉक प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला है दे कंटेन 2 ग्रुप्स, फर्स्ट द G1 एंड द सेकंड G2, ये हमने लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको थोड़ा सा एस ब्लॉक के बारे में। all are metals having oxidation number में लिखना है यहाँ पे AM इक्वल टू +1 और B में लिखना है AEM इक्वल टू +2, हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2, ठीक है, हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2, तो +1 किसका होगा, +2 किसका होगा, हमने थोड़ा बात कर लिया। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। अब हमारी मेन हेडिंग आज की क्लास में है जिसका नाम है एल्कली मेटल। अब हमारी मेन हेडिंग कौन है? एल्कली मेटल। तो आप लिखना एल्कली मेटल स्लैश देके लिखना ग्रुप 1, एल्कली मेटल ग्रुप 1, क्या हमारी मेन हेडिंग है? एल्कली मेटल और क्या है? ग्रुप 1। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे थोड़ा एक बार देखें, यहाँ बोर्ड पे देखना है हमारी मेन हेडिंग का नाम है एल्कली मेटल, डेट इज G1 नाम है, मैंने आपको बता दिया है। इसी का नाम बुक्स में लिखा होगा फर्स्ट ग्रुप। लिखने का तरीका है आप तो जानते हैं, फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है। बोलने का तरीका है जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है। तो चलते हैं, इसमें शुरू करते हैं सारी बातें। पहला पॉइंट लिखना है, मतलब मेन हेडिंग अब हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ G1। हमारी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ G1, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ G1। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब बच्चे देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ G1 के अंदर एटॉमिक नंबर स्लैश वैलेंसी स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 3 टॉपिक एक साथ लिख लो। तीनों के बारे में जरा थोड़ा बात कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। सभी बच्चे देखें, अभी क्या पढ़ रहे हैं? एल्कली मेटल। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं? सब बच्चे यहाँ थोड़ा देख लें। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बारे में अभी हम बस बात कर रहे हैं। तो जब हम इधर थोड़ा देखेंगे, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। सब बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोजन आता है, लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा और Fr होगा। एक बार बोर्ड पे सब लोग देखें। एटॉमिक नंबर 80 एंड हायर एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 80 एंड हायर एलिमेंट्स जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव कौन है? एटॉमिक नंबर हायर, मतलब एटॉमिक नंबर 80 एंड हायर एलिमेंट्स। थोड़ा कहीं ऊपर मार्जिन में लिख लेना, एटॉमिक नंबर 80 एंड हायर एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस। सभी बच्चे जानते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस हाईली डेंजरस। जो इस पे काम करता है अभी तक बैकरल, मैडम क्यूरी और आप जिस साइंटिस्ट को जानते हो उनमें से कोई जिंदा नहीं है। मैक्सिमम लोग रेडियो एक्टिव रेस की वजह से मरे हुए हैं। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, हाईली डेंजरस है। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है ये रेडियो है। रेडियो का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो हाइड्रोजन है ये डबल कैरेक्टर वाला है। आपके कई फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपके साथ आते हैं तो आपकी जैसी बातें करते हैं और आपकी चुगली आपके दुश्मन से करते हैं और दुश्मन की चुगली आपसे करते हैं। दोनों को खुश रखते हैं और ज़िंदगी बढ़िया जी रहे हैं। ऐसा कोई लड़का या लड़की उसका तुरंत साथ छोड़ दें, वो गद्दार है और उसको बढ़िया से पकड़ के किसी दिन ठोक देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों को, और पहली बात दूर रहना चाहिए। ये सब बहुत ही घटिया लोग रहते हैं सोसाइटी के लिए, बहुत डेंजरस, हाईली डेंजरस। ठीक है, ऐसे ही एक कंट्री का नाम है पाकिस्तान, जो हमारा ही शुरू में कह लीजिए कि भाई था। इंडिया का जब आज़ादी हुआ तो उसमें क्या होता, भाई था, लेकिन आगे चल के ऐसा काम करने लगा तो हो गया। बट एनीवे, यहाँ देखो तो मैंने जोक में बोला था, तो मैं कहना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन इसी टाइप का व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को इंडियन सोसाइटी में महिलाएं बहुत बढ़िया गाली देती हैं। तो अभी हम बोलेंगे उसी को रॉग एलिमेंट। क्या है? रॉग एलिमेंट। क्या नाम है इसका? रॉग एलिमेंट। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन कैसा है? डबल फेसिस पर्सन है। डबल फेसिस मतलब एक तो इसके साथ, मतलब हाइड्रोजन किसके साथ मैच करता है? तो हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टी जरा सब बच्चे देखें, ग्रुप 1 से भी मैच करता है और ग्रुप 17 से भी मैच करता है। किससे? ग्रुप 17। ग्रुप 17 का नाम हैलोजन फैमिली होता है। ग्रुप 17 के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ग्रुप 17 का नाम है हैलोजन फैमिली।
मैं थोड़ा इधर और करके लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो। यहाँ देखिए जरा सा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है दो जगह मैच करता है। एक G1 जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा बात कर लिया, इसका नाम है AM, और एक G17, एक लिखा हुआ है G17, G17 का नाम है हैलोजन। जब आएगा टाइम तो हैलोजन के बारे में बात करेंगे, आप देख लेना। इन दोनों से प्रॉपर्टी मैच करता है, इसलिए हाइड्रोजन हमारे किसी काम का नहीं है, हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है। फिर सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे थोड़ा भी और दिखते चले कंटेंट, क्योंकि थोड़ा हमें समझना है मैक्सिमम टॉपिक तो भी, फिर ज़रा लिखने का काम शुरू करेंगे। इसके बाद एक नंबर था जिसका नाम था मैजिक नंबर। मैं यहाँ थोड़ा लिख रहा हूँ, स्पेस कम है तो इधर लिख रहा हूँ। एक नंबर है जिसका नाम है मैजिक नंबर। आपको मैजिक नंबर याद रखना है। मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। हमने पीरियोडिक टेबल के भी लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक के बारे में बातचीत कर लिया, सब बच्चे जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। मैजिक नंबर एक नंबर है जो एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 1। सभी बच्चे जरा सब देखें, हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो 1 में उस 2 को ऐड करेंगे कितना होगा, 3। 3 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा, 11। 11 में फिर से ऐड करेंगे कितना होगा, 19। फिर से उसमें 8 ऐड करेंगे, जरा सा देखो, सॉरी 18 ऐड करेंगे कितना होगा, 37। फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा, 55। फिर 32 ऐड करेंगे कितना होगा, 87। यानी मैजिक नंबर एक नंबर है जो बेसिकली एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। मैजिक नंबर एक नंबर है जो एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हम करते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर देख लिया। अब जरा देखें वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का तो 1 ही हो जाएगा, लिथियम का 2 और 1 होगा, सोडियम का 2, 8, 1 होगा। सभी बच्चे जरा देखें, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1 होगा। जब हमने इनको ध्यान से देखा होगा तो जिनको हमने ऐड किया उन्हीं को लिख रहा हूँ। सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें, जिनको हमने ऐड किया उनको लिख रहा हूँ। इसमें 2 ऐड किया था, 8 ऐड किया था, 8 ऐड किया था, ये 3 हमने वहाँ से डाटा ऐड किया था 1 के साथ, तो 2, 8, 8, 1। ये क्या, फिर से दोबारा बोलता हूँ, एक का एटॉमिक नंबर याद रखना है, 2 जोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है, वहाँ से 3 में 8 जोड़ना है, आप देख सकते हैं, वगैरह 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 सब आ गया। फिर यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर के साथ कैसे करेंगे, सभी बच्चे अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा कि जो मैजिक नंबर आपने यूज़ किया पहले उसको हम भर देंगे। तो हमने लिख दिया। बस यहाँ से 3 में थोड़ा चेंजेस है, जरा 3 के बारे में थोड़ा देख लो सभी बच्चे। 3 में क्या है, रुबिडियम में हम लिखेंगे 2, फिर लिखते हैं 8। कायदे से आके लिखना चाहिए था 8, लेकिन बुक्स वाले पहले लिखेंगे 18, देन लिखेंगे 8, देन लिखेंगे 1। सीजियम में देखो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। सभी बच्चे देखें, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 18, यहाँ पे 32 लिखा होगा बुक्स में, जरा सभी बच्चे देख लो, फिर 18, फिर 8, फिर 1। सभी बच्चे क्या देख पा रहे हैं, इधर एक बार इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इधर एक बार इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इधर एक बार इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कन्फिग्रेशन कैसा लिखना है। एक बार पूरा बढ़ते हुए, फिर एक बार घटते हुए, ये थोड़ा आपको याद रखना है। एक बार पूरा इंक्रीजिंग, एक बार डिक्रीजिंग। ऐसा याद नहीं रखेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सब पूछा हुआ है इसलिए हमने थोड़ा इसके बारे में बात किया है। तो एक हमने ये देख लिया, सभी बच्चे ने ये लिख लिया होगा। फिर वैलेंसी के बारे में बात करें तो जरा सा देखें, हाइड्रोजन के लिए तो मेजॉरिटीज लिख सकते हैं 1s1। सभी बच्चे जरा सा देखें, इस 2 के लिए, 8 के लिए और इतने के लिए, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है, सभी बच्चे जरा सा देखें, इस 2 के लिए बुक्स वाले हीलियम लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे 2s1। इस 2, 8 के लिए सब बच्चे जानते हैं नियॉन लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे 3s1। सर आपने नियॉन क्यों लिख दिया, सभी बच्चे जानते हैं 2 और 8 10 होता है और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा। यहाँ 2, 8, 8 कितना हुआ, 18, एंड द हियर 18 दैट इज आर्गन, हियर 18 दैट इज आर्गन, और लिखेंगे 4s1। आर्गन के बाद क्या लिखेंगे, 4s1। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, 2s1, 3s1, 4s1 कहाँ से आया, सबको क्लियर हो पा रहा है। आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 2, 8, 8 के लिए क्या लिखा, आर्गन, 18 था, 2, 8 के लिए नियॉन लिखा है। अब जैसे मुझे आगे का लिखना होता है, जैसे मुझे कोई बच्चा बोलेगा इसका लिख के बताइए, तो आर्गन के बाद मैं सीधा लिखूंगा क्रिप्टॉन और 4s1। इसके बाद कोई बच्चा बोलेगा इसका लिख के बताइए, तो मैं लिखूंगा जिनॉन 5s1। क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इनर्ट गैस सब में 2s1, 3s1, 4s1 वगैरह वगैरह लिख रहा हूँ। 3s1 क्यों लिखा सर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है सर, 3 है। 4s1 क्यों लिखा सर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल 4 है। देख रहे हैं, इसमें 5s1, सॉरी यहाँ पे 5s1 है, ये 6s1 है। सभी बच्चे जरा सा देखें, ये 6s1 था, यहाँ पे जरा सा देखें 5 सेल है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा है, तो 5s1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज से है Ig और क्या है NS1, Ig और क्या है NS1। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। जरा जल्दी से नोट डाउन इसको कर लीजिए, सभी बच्चे जरा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया। Ig NS1 लिखेंगे ड्यू टू, इसी में थोड़ा लिखना है, ड्यू टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, all elements is unipositive,
all elements is unipositive or strongly लिखना, strongly positive element, strongly positive element, strongly positive element, strongly positive element. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिक आयनिक रेडियाई. सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिक आयनिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिक आयनिक रेडियाई. सभी बच्चे जरा से यहाँ देखेंगे क्योंकि ये सारा चैप्टर बहुत आसान है. मुझे तो कंटिन्यू लिखवाना है, लेकिन लिखवाने के लिए भी अच्छा कंटेंट आपको चाहिए. अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बस, क्योंकि इसी का नाम क्या है, जीवन. क्लियर हो पाया? ठीक है. तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी अगला है एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिक आयनिक रेडियाई. सब बच्चे देख पा रहे हैं कि जीवन जो है ऐसे है. जीवन कैसे? ऐसे है. ऐसे का मतलब क्या हुआ? T2B है. जीवन कैसे आ रहा है? T2B आ रहा है. ऐसे आ रहा है. सभी बच्चे देख पा रहे हैं. एरो को थोड़ा देखना, इसको T2B बोलते हैं. सभी बच्चे जानते हैं, इसको लिखना नहीं है लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ. इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको लेफ्ट टू राइट बोलते हैं. अभी हम क्या देख रहे हैं? T2B में सब बच्चे जानते हैं जीवन लिखा हुआ है. और सभी बच्चों को पता है कि T2B जब आते हैं तो पीरियोडिक टेबल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है. और आप सब बच्चे जानते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है. साइज को ही क्या बोलते हैं? रेडियस या रेडियाई. तो मैं लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. सेकंड पॉइंट था एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई, उसमें लिखना है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज विल इंक्रीजेस. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज विल इंक्रीजेस, द साइज विल इंक्रीजेस. थर्ड पॉइंट लिखना है आपको थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड पॉइंट लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड पॉइंट लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी. सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी होता है. कैसा होता है? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पा रहा है कि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा. नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है. ध्यान से सुनते रहो मेरी बात. नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा. तो लिखना है थोड़ा सा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द IE is decreases, the IE is decreases, the ionization energy is decreases, the IE ionization energy decreases due to the number of cell, due to the number of cell or size, due to the number of cell or size, due to number of cell or size. क्लियर हो गया? फिर लिखना बट. बट के बाद नीचे अंडरलाइन करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दे हैव, बट का लिखना दे हैव हाई वैल्यू ऑफ, बट दे हैव हाई वैल्यू ऑफ सेकंड IE, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. बट दे हैव हाई वैल्यू ऑफ सेकंड IE आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड IE. सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ये मैंने क्या बोला है आपको? सोडियम नाम का एलिमेंट है, जरा प्लीज़ यहाँ देखें, जिसका इलेक्ट्रॉन शुरू में कितना है? 11 है. और इसमें जेड या प्रोटॉन कितना है? 11 है. आपने इसे एनर्जी प्रोवाइड किया. सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बना Na+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला. ये जो एनर्जी है इसका नाम था आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये जो आपने एनर्जी इसको प्रोवाइड किया उस एनर्जी का क्या नाम था? आयोनाइजेशन एनर्जी. अब जैसे ही निकलेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10, जो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा? नियॉन के. अप्रॉक्सीमेट नियॉन का मतलब क्या हो गया? इनर्ट गैस. किसके इक्वल है? इनर्ट गैस. अब सभी बच्चे जानते हैं, जरा प्लीज़ यहाँ देखो, थोड़ा सा हमने ये सर पढ़ा रखा है, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ. सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें. हाफ फिल्ड जैसे P3 को बोलते हैं, D5 को बोलते हैं और F7 को बोलते हैं. और फुल्ली फिल्ड सभी बच्चे जानते हैं P6 को, D10 को और F14 को बोलते हैं. फुल्ली फिल्ड सभी बच्चे जानते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. ये दोनों कैसे हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ टास्क है. इसमें से इलेक्ट्रॉन को आउट करना बहुत ही कठिन है. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है. आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब हो गई या कोई बोले कि भाई भले ही गवर्नमेंट जॉब में 50,000 है, आप जानते हैं इंडियंस लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, निकम्मे आवारा गधों की तरह वहाँ बैठना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते. खुद सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए. हमारे टैक्स पे पलते हैं और हम ही जब जाते हैं SBI में तो बोलते हैं काउंटर नंबर 2 से संपर्क करो. मुझे तो कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है कि उनकी बीवियाँ भी जब कहती होंगी आप कुछ खाएंगे जनाब, तो बोलते हैं काउंटर नंबर 3 से संपर्क कर लो. यानी उनका इस तरीके का दशा है. तो बेसिकली मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई इंडिया में स्टेबल पा जाता है गवर्नमेंट जॉब, उसको अगर बोलो कि भैया प्राइवेट जॉब में 10,000 सैलरी ज़्यादा है
तब भी वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। और कोरोना वगैरह टाइमिंग में तो लोगों को ये बात महसूस भी हो गया होगा। तो और आसान शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता होगा तो साइज बढ़ता होगा। और उसके बाद मैंने बोला है कि कोई भी सबस्टांसेस अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड अगर आ जाए, किसी भी सबस्टांस में हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड आ जाए, तो ऐसे केस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत टफ है वो, लेकिन अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती निकालते हैं तो ऐसे केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नियॉन के इक्वल हो गया है। नियॉन कैसा इनॉइड गैस है और नियॉन का मतलब हो गया 2p6, तो यानी कैसा वाला कंडीशन है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट लिखना आपको जरा मेटालिक कैरेक्टर। सब बच्चे जानते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ये बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, जरा तो देखें। और साइज बढ़ता है तो सब बच्चे जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो थोड़ा सा हमें लिखना है, दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन द, लिखा लोगों ने, इन द metallic character increases, in the metallic character increases on moving down the group, in the metallic character increases on moving down the group, in the metallic character increases on moving down the group, in the metallic character increases on moving down the group। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? इसमें से कोई प्रॉपर्टी आपको याद बात नहीं करनी है, बस ऐसे ही पढ़ पढ़ के छोड़ देना है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है, सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है। फिर लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लिखेंगे they all are soft metal, they all are soft metal having की जगह पे लिखना with silvery white, they all are soft metal with silvery white, चांदी जैसा चमकता होगा, with silvery white appearance, with silvery white appearance and have BCC structure। BCC का फुल फॉर्म ब्रैकेट में जरा लिख लीजिए, अभी समय आया नहीं, जब आएगा तो बोलूँगा। BCC इज द फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो लिखेंगे दे ऑल आर सॉफ्ट मेटल विद सिल्वरी वाइट अपीयरेंस एंड हैव BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8, विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8, विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8। BCC से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक अंडरलाइन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन है मेडिकल में, तो जरा इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर लिखेंगे मेटालिक पॉइंट एंड, सॉरी लिखना अगला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सभी बच्चे जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में एक बॉन्ड को हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था मेटालिक बॉन्ड। सब बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, मेटालिक बॉन्ड एक हमने डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे जरा सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, मेरे को थोड़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाना है, लेकिन मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। अगर आपने सोडियम लिखा और मैग्नीशियम लिखा, सब बच्चे जानते हैं इसका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और सब बच्चे जानते हैं इसका नाम है एल्कली मेटल। थोड़ा ध्यान से देख लो तुम लोग, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में सभी बच्चे देख पा रहे हैं कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सभी बच्चे देखें, उतना बढ़िया मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतना बढ़िया क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगा। और जितना बढ़िया मेटालिक बॉन्डिंग होगा उतना बढ़िया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना बढ़िया क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है कि अल्कली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। सभी बच्चे यहाँ पर देखते चलें, हमारी बात को सुन लें। एल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, एक और लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल के बारे में भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए, LINK यहाँ लिखा हुआ है, RB यहाँ लिखा हुआ CS। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी, यानी मेटालिक कैरेक्टर्स, सभी बच्चे देखो जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बुक्स वाले वो बोलेंगे कि नीचे आने पे MP और BP का क्या करेगा, कम होता चला जाएगा। तो थोड़ा हमें ये लाइन लिखना है, लिखेंगे थोड़ा सा एक लाइन, दे हैव लो वैल्यू ऑफ MP एंड BP, they have low value of MP and BP due to weak metallic bonding, due to weak metallic bonding, due to weak metallic bonding, due to weak metallic bonding। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके इसी में लिखना है, अभी पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना, MP and BP melting point and boiling point increases on moving, sorry, MP and BP decreases on moving down the group,
MP and BP decreases on moving down the group. MP and BP decreases on moving down the group due to further weakening of weakening of metallic bonding as size increases. अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन. अगली प्रॉपर्टी की नंबरिंग है हीट ऑफ एटमाइजेशन. फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला प्रॉपर्टी है हीट ऑफ एटमाइजेशन. सभी बच्चे जरा नोट कर लेंगे. हीट ऑफ एटमाइजेशन उसी का नाम बुक्स में लिखा होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इंथैल्पी लिखा होगा ऑल आर द ट्रू. इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ऑल आर द ट्रू. सभी बच्चे जरा देखें, ये सोडियम कहीं ऐसा लिखा हुआ है. सोडियम का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ मेटल. सभी बच्चे जरा देखें 1 मोल ऑफ ये क्या है, मेटल है एक. अगर आपने इसको, ये सोडियम किस फॉर्मेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में. अगर आपने इसको एनर्जी दिया कि ये Na में कन्वर्ट हो गया. G का मतलब है गैसियस आइसोलेटेड एटम. तो ये जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है इसी का नाम है HOA. HO इज़ द फुल फॉर्म हीट ऑफ एटमाइजेशन. सभी बच्चे जरा देखें, सब बच्चों को पता है कि सोडियम एक मेटल है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड होगा उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड ऐसा होता है. हमने ये सारा टॉपिक एस ब्लॉक में भी शुरू किया है, लेकिन इसके पहले पीरियोडिक टेबल में, इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग में कई बार रिपीट किया है. तो ये Na इस तरीके से लिखा हुआ है. सभी बच्चे जरा सा देख लें. अब जैसे ही आपने एनर्जी प्रोवाइड किया वो सारे Na क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये बॉन्ड तोड़ के Na में कन्वर्ट हो जाएगा. G का मतलब है गैसियस आइसोलेटेड एटम. फिर आपने एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करा तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. ये जो प्लस में कन्वर्ट हुआ है इसका नाम है गैसियस आइसोलेटेड आयन. और सब बच्चे जानते हैं गैसियस आइसोलेटेड एटम से गैसियस आइसोलेटेड आयन में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी एनर्जी का क्या नाम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हीट ऑफ एटमाइजेशन. सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको सब्लिमेशन एनर्जी हमने बॉन्डिंग में देखा है, इसी का नाम हीट ऑफ एटमाइजेशन भी होता है. और ये जो एनर्जी है इसको प्रोवाइड किया आपने तो ये सीधा गैसियस आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट होगा. फर्दर देन आपने कंटिन्यू एनर्जी प्रोवाइड किया तो गैसियस आइसोलेटेड एटम से सीधा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एक एनर्जी के बाद अगली एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा. एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन था कि गैसियस आइसोलेटेड एटम एंड गैसियस आइसोलेटेड आयन को डिफाइन करना है. उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों ने इसे लिख लिया होगा. ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एंथैल्पी आपने लिख लिया होगा. इसमें थोड़ा हमें एक लाइन लिखना है, लिखेंगे इसमें थोड़ा द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखना. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of metal atom into convert 1 mole of metal atom into gaseous atom is called HOA. heat of atomization is called HOA. फिर लिखना फुल स्टॉप का पैराग्राफ चेंज करके लिखना. इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जाने पे ये कम हो जाएगा. लिखना ड्यू टू डिक्रीज मेटालिक बॉन्डिंग. अगली प्रॉपर्टी लिखना है आपको डेंसिटी. अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी. डेंसिटी में लिखना है आपको, डेंसिटी में बहुत हल्का होता है तो लिखना है अल्काली मेटल हैव लो डेंसिटी. अल्काली मेटल हैव लो डेंसिटी ड्यू टू अल्काली मेटल हैव लो डेंसिटी ड्यू टू larger atomic volume and it increases on moving down the group
जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे थोड़ा एक बार देख लें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक्सेप्शन लाइन लिखना है, डेंसिटी का सिंबल डी होता है, तो DNA और DK में ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन है ये थोड़ा, तो ऐसा होगा। रीज़न का कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है, आप लिख लेंगे रीज़न कहाँ से है, मैंने बोला एक्सेप्शन है, थोड़ा लिख लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है, चलो उसको भी बोल दूँ, अच्छा किया इसने मैसेज कर दिया, नालायक ने। बोला कि सर NCERT में बहुत ज़्यादा टेबल बना बना के डाटा लिखा हुआ है, क्या वो टेबल और डाटा याद रखना ज़रूरी है? एक बार सभी बच्चे सुन लें, NCERT में बहुत सारा टेबल और डाटा वगैरह बना बना के लिखा हुआ है। सर को याद नहीं हुआ, आपको कैसे याद होगा? क्योंकि वो लेबोरेटरी का डाटा है, जो काम कर रहा है उसे वहाँ से डाटा से फ़ोटो वोटो खींच के दे दिया और सबने बुक्स लिखते टाइम लिख के उसे मार्केट में भेज दिया है। तो आपको कभी याद नहीं होगा, हमें कभी याद नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आसान मेथड ये है, इस तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ प्रूफ रीडिंग कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे अच्छे सुन लें। दूसरी बात, कोई बच्चा जैसे मेरे से पूछेगा कि मैंने ये सब सारा कंटेंट किस बुक को फॉलो किया है, तो मैंने JD ली को फॉलो किया मैक्सिमम। JD ली, सुदर्शन गुहा एक राइटर है, मैंने इनको फॉलो किया है, ज़रा सुन लें। ये JD ली का ही मतलब वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैंने GRB, ठीक है, और सम स्टडी पैकेजेस मतलब जिस इंस्टीट्यूट का जो पैकेज अच्छा है, मैंने इसको कलेक्ट करके क्लासेस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उसको कलेक्ट करके क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको JD ली, सुदर्शन गुहा या कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके पास जो बुक है उसी को प्रेफर करें और इन नोट्स को थोड़ा वहाँ पे भर लेंगे। NCERT में बड़े बड़े पैराग्राफ लिखा होगा, हमने उस पूरी बात को समझा के छोटा एक लाइन में लिखवा दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपसे बता दिया है कि मैक्सिमम एक्सेप्शंस आएंगे बीच बीच में। एक्सेप्शंस में बहुत इजी वर्ड में समझा के लिखवाता हूँ। P ब्लॉक में बहुत ज़्यादा होता है, मैंने एक बैच में 12th में P ब्लॉक पढ़ाया है अभी, तो मैंने सारी बातें बहुत ईजी वर्ड में कराया है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान है, आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जरा इसको भी एक बार मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया है, जरा दोबारा देख लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रीवियस इसमें क्वेश्चन है, जरा इसको देख लीजिए क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी बच्चे देखें जरा सा। एक सेल है अपने पास, देखें ये एक सेल है जिसका नाम है फोटो सेल। सभी बच्चे जरा सा देख लें, ये सेल है जिसका नाम है फोटो सेल। हमने बना लिया ऐसे ही, मान लेंगे सेल है, यहाँ पे लिख दिया है HVS। HVS इज द फुल फॉर्म हाई वोल्टेज सोर्स। सभी बच्चे जरा सा देख लें, यहाँ तो बस लिखना है लेकिन थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं। HVS इज द फुल फॉर्म हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे कोई ये मेटल का सरफेस है, ये क्या है, मेटल का सरफेस है, यहाँ लिख देता हूँ सरफेस ऑफ द मेटल। सब बच्चे जानते हैं सरफेस ऑफ द मेटल है, ये सरफेस ऑफ द मेटल है। और इस सेल का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जरा देखें, इस सेल का नाम है फोटो सेल। हम ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रक्चर फटाफट डिटेल में हमने किया है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह वगैरह बहुत सारा कंटेंट हमने किया है, यहाँ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी को बुक्स में EP लिखा हुआ है, एनर्जी मतलब इन टर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटोन। सब बच्चे जानते हैं अच्छे से, मैं ये सब पूरा डिटेल में किया है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको कई बार बुक्स में लिखा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट होगा। सभी बच्चे जरा सा प्लीज़ यहाँ थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लें, Li Na K Rb Cs। यहाँ देखें जरा सा, इसकी वैलेंसी है 281, इसकी वैलेंसी है 2881, इसकी वैलेंसी 2818, 81, सब बच्चे जानते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, मैंने आपको बताया है, आपको कुछ भी इसमें से याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ जरा सा देखें 28 इस तरीके से लिखा है 2818 और यहाँ पे लिख देते हैं 1881। सब बच्चे देखें, नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा इसके पास है, नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा नीचे वाले के पास है। सब बच्चे देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा नीचे वाले के पास है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सभी बच्चे ज़रा सा देखें, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है किसी भी सब्सटेंस में, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो सभी बच्चे थोड़ा सा देखें, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आप मेरे घर के बच्चे हैं, सभी बच्चे ज़रा समझ लें, आप मेरे घर के बच्चे हैं, रोज़ मेरे सामने रहते हैं, आपको खींच खींच के थप्पड़ मार के पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तभी ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ। 2-4 डंडा लेके सामने बैठ गया, स्कूल में सबसे बढ़िया रिजल्ट आप ही का आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मार और मेरे डर की वजह से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। बार बार हम और आप यानी दोनों भाई या एक बाप और बेटा फोर्सफुली लगेंगे तो रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। फिर आप बहुत दूर रहते हैं और मैं अपने जॉब में बिजी हूँ, पैसा कमाने में बिजी हूँ, आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हैं हम, बस पैसे दिए जा रहा हूँ, आप मुझे मूर्ख बनाए जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे कि इसमें रिजल्ट कैसा आएगा, खराब आएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जितना
वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना कंफर्ट फील होगा। सभी बच्चे महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए गाँव में आसपास पड़ोस में आप कहावत भी सुनते रहते होंगे कि दो भाई हैं, दोनों भाई को कितनी भी दुश्मनी हो जाए, अच्छे से सुन लो तुम लोग, मैं बहुत इजी वर्ड बोल रहा हूँ ताकि भेजे में आ जाए। दो भाइयों में कितनी भी दुश्मनी हो जाए, उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। आपका कोई छोटा भाई या कोई बहन या कोई माँ बाप कितना भी भयंकर जिससे आप झगड़ा कर लें, उससे बात करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ गाली ग्लॉस भी देते रहें, लड़ाई करते रहें, लेकिन करते ही रहना है। जैसे ही इन दोनों में गैप आया, कम्युनिकेशन का गैप हुआ, आपको मैं बताऊं उन दोनों में दुश्मनी आई, कोई बाहर से आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, कोई बाहर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, आसान शब्दों में दुश्मन आएगा और आपके भाई पे मतलब जो भी है कान वान भर देगा और आपसे फाइट वगैरह शुरू करा देगा। तो बहुत ही क्लियरली ये मैसेज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कैसे होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, मॉलिक्यूल पे पूरा नजर रखें, मॉलिक्यूल पे पूरा नजर रखें। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वीक हो जाएगा। इसीलिए शायद अगर आपने क्लास 9-10 में अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो आपको महसूस होगा कि मुगल जो है साउथ इंडिया पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन क्या था, वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से साउथ इंडिया पे ग्रिप बनाना चाहते थे, जो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होगा उतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन उतना ही ईजी वे में इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब सब बच्चे जानते हैं यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ये कहाँ से आता होगा, सीजियम से आता होगा। दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो सर, मेट्रो वेट्रो में कहीं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट वगैरह पे ब्लिंकिंग वॉच जैसे 04, 03, 02 ऐसा एक ब्लिंक करता हुआ मैसेज आता होगा। आप घड़ियाँ पहनते हैं, डिजिटल वॉच, वो भी कैसा है, फोटो सेल का एग्जाम्पल है। किसका है, फोटो सेल का एग्जाम्पल है। उनमें जो बैटरी यूज़ करते हैं उसका नाम है सीजियम। क्यों सीजियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाता है। मैं बार बार ये फोर्सफुली क्यों बोल रहा हूँ, प्रीवियस जेईई मेंस में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते हैं, उसका आंसर था वहाँ पे CS। जितना बढ़िया मेटल होगा वो वहाँ पे यूज़ होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। सबसे घटिया मेटल वहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, कौन है, लिथियम। कौन है, लिथियम। तो थोड़ा हमें लिखना है, लिखेंगे एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, दे आर ऑल ऐसे लिखना, दे आर ऑल ऐसे लिखना, दे आर ऑल एक्सेप्ट लिथियम, दे आर ऑल फोटोसेंसिटिव मेटल, फोटोसेंसिटिव मेटल, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी टू शो photoelectric effect, the tendency to show photoelectric effect, the tendency to show photoelectric effect increases, the tendency to show photoelectric effect increases, tendency to show photoelectric effect increases। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ, सभी बच्चे जरा सा देखें, अगली हमारी हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन। ये जरा मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा भी लिखना है। हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन है। प्रीवियस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है, MPVP से क्वेश्चन था, लो आयोनाइजेशन एनर्जी के नीचे अंडरलाइन करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल स्टेट में BCC से कोऑर्डिनेशन नंबर करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइन के नीचे अंडरलाइन कराया इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन जरा देखिए क्या है। सभी बच्चे जानते हैं एक सॉल्ट है घर में NaCl जब हम क्लास 12th में आएंगे तो सॉलिड स्टेट में ऐसा दिखाई देगा। सभी बच्चे जरा सा देखें, सॉलिड स्टेट में ये ऐसा दिखाई देगा। कैसे होगा ये सब हम वहाँ पे बात करेंगे, अभी वो टॉपिक यहाँ का नहीं है, तो आप इसे देखते चलें। तो इसको हम बोलते हैं NaCl, ये लिखा हुआ है NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल। कई बार इसको बुक्स में आइडियल क्रिस्टल भी लिखा होगा। आइडियल क्रिस्टल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम कहीं भी रोटेट करेंगे, सभी बच्चे जरा सा इसमें देख लें, इसमें कहीं भी अगर आप रोटेट करोगे, आपकी जहाँ मर्जी आप रोटेशन करके देख लीजिए, इसमें कहीं भी रोटेट करोगे तो आपको हमेशा, आप कहीं भी रोटेट करोगे तो आपको एक हमेशा प्लस माइनस दिखाई देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 प्लस पास आ जाए, 2 माइनस पास आ जाए। तो ऐसे वाले क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल, या क्या बोलेंगे NaCl, जो अच्छा लगे इनमें से बोल सकते हैं। और ये जो कंपाउंड है NaCl है, NaCl का कई बार बुक्स में नाम रॉक सॉल्ट भी लिखा हुआ, रॉक सॉल्ट का नाम क्या है, NaCl है, ये है। अब सभी बच्चे जानते हैं इसके अंदर हम वाटर डालना चाहते हैं, तो वाटर का मतलब हुआ H2O। H2O को सब बच्चे जानते हैं, हम H+OH- भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा सा देख लो H2O को। अब जैसे ही हम घर में एक गिलास पानी लेते हैं और 1 चम्मच नमक उठा के उसमें डाल देंगे, या नमक लिया उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, नमक नीचे लेते हैं, तुरंत पानी डालते हैं, तुरंत वो डिजॉल्व हो जाता है।
लेकिन ऐसा होता नहीं होगा तुरंत। क्या होता होगा, आपने नमक लिया, उसमें पानी आपने डाला, धीरे धीरे वेट होता है, फिर धीरे धीरे वो उसके बाद क्या होता है, डिजॉल्व होना शुरू होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे देखें क्या होता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो इन दोनों में बॉन्ड बना हुआ है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस ये लिखा है एनर्जी देना पड़ेगा। उस एनर्जी का नाम होता है एलई। एल इज द फुल फॉर्म लैटिस एनर्जी। ये सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया है, दोबारा यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आप जहाँ भी एस ब्लॉक जहाँ भी सॉरी केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी बच्चों को मैं बताऊँ बहुत आसान टॉपिक है, और अगर आप मेरे पास पढ़ें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लैटिस एनर्जी का जैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे वाटर तुरंत अंदर घुस जाएगा। वाटर क्या होगा, तुरंत अंदर घुस जाएगा, और जैसे ही वाटर अंदर घुसेगा यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। एक एनर्जी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। उस एनर्जी का क्या नाम है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब सभी बच्चे जरा सा देखें, ये क्या होगा, ये रिलीज होगा, और ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एक बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें पानी में आया होगा, तो थोड़ा मैं इसका फिगर यहाँ बना रहा हूँ, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। ये ऐसा हमें दिखाई देगा, कैसा दिखाई देने वाला है, यहाँ थोड़ा अच्छे से देख लो। ये एक मॉलिक्यूल हमने मान लिया प्लस और माइनस बाहर आ गया, इस पूरे सबस्टांस में से एक प्लस और एक माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। सभी बच्चे अच्छे से देख लें। अब जैसे ही प्लस बाहर निकलेगा तो प्लस मतलब कौन है, Na+ है। इस प्लस का मतलब क्या है, Na+, +4 Na, और -4 सब बच्चे जानते हैं Cl-। तो इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको कवर करेंगे। सभी बच्चे जरा सा अच्छे से देख लें। तो 6 मॉलिक्यूल कवर करेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल एक सोडियम को चारों तरफ से घेरेंगे, क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस पर प्लस है तो आगे कौन आएगा, OH नेगेटिव, आगे कौन आएगा, OH, और पीछे कौन होगा, H+, पीछे कौन होगा, H+। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है। जरा देखें, इसी तरीके से जो माइनस हमने बनाया है, मैं थोड़ा माइनस को दूर बना लेता हूँ, जरा यहाँ देखें। ये जो माइनस बना हुआ है इसको भी 6 मॉलिक्यूल इसी तरीके से कवर करेंगे, और ये माइनस है तो H+ इस बार आगे आएगा, H+ इस बार आगे आएगा, और OH- कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको दोबारा उधर बना रहा हूँ। इसके बाद अगला स्टेप जरा यहाँ पे देखें, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे जरा से ध्यान से देखें, ऐसा दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों को याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे फिनोमिना को जो हम यहाँ बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स, आपको सबको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे एक माइनस भी बना हुआ है, और माइनस के पास इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल इसको कवर करके रखे हुए हैं, जिसका नाम H+ है। सब बच्चे जानते हैं, 6 मॉलिक्यूल कवर कर रखे हैं। इसको बुक्स में नाम लिखा होगा आयन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सब बच्चे जानते हैं आयन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सर आपने आयन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इसका नाम कैसे रखा, क्योंकि एक आयन को डाइपोल ने अट्रैक्ट किया है। एक आयन कौन है, Na+, डाइपोल कौन है, H2O। H2O में 2 पोल हैं, 2 पोल का मतलब 2 चार्ज है। इसमें कितना है, 2 चार्ज है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, 2 चार्ज को बुक्स वाले बोलते हैं डाइपोल। बुक्स वाले क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल। तो यहाँ पर लिखा हुआ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। फिर धीरे धीरे ये पूरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कन्वर्ट होगा, Na+ एक्वस, और क्या होगा, Cl- एक्वस। ये जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं इसको बुक्स में लिखा होगा हाइड्रेटेड आयन। ये क्या लिखा होगा, हाइड्रेटेड आयन। सर आपने बीच में क्या बनाया है, ये कंटेनर में ही पड़ा हुआ है, NaCl किस में अभी, कंटेनर में ही है। तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो कैसा हो गया होगा, वीक हो गया होगा। कैसा हो गया होगा, वीक हो गया होगा। शुरू में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कौन था आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी का नाम है। फिर फर्दर आते आते वहाँ पे कैसा हो गया होगा, वीक हो गया होगा। हाइड्रेटेड आयन क्या है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा रखा है। सभी बच्चे जरा एक क्वेश्चन का जरा बहुत ईजी वे में जवाब दें। आपके पास एक कॉस्को की बॉल है, जरा अच्छे सुन लो। आपके पास एक कॉस्को की बॉल है और आपके पास एक फुटबॉल है। आपके पास मैंने बोला कि ये प्लास्टिक का टेप है जिससे कुछ चिपकाते वगैरह हैं, तो प्लास्टिक का हमने टेप दे दिया और मैंने बोला कि कोटिंग करना है। आप बताइए मैक्सिमम कोटिंग किस पे होगी, यानी सबसे ज़्यादा टेप कहाँ पे लगेगा। तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं, छोटे बॉल पे लगेगा, क्योंकि छोटे बॉल पे हो सकता है 50 बार हमने कोटिंग किया होगा, तब तक फुटबॉल पे 1 बार कोटिंग होगा। यानी फुटबॉल पे 1 बार कोटिंग होगा, तब तक 50 बार उस पर कोटिंग हुआ, तो साइज दोनों का बराबर हो पाएगा, साइज इस पर बराबर हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा। तो जरा अब हमें इससे समझना है तो लिखेंगे थोड़ा सा, 3-4 लाइनें हमें थोड़ी लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है सॉल्युबिलिटी, लिखना है पहला पॉइंट इसी के अंदर, हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन लिखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ M+ आयन, solubility of M+ ion in aqueous phase, solubility of M+ ion in aqueous phase, solubility of M+ ion लिखा आप लोगों ने in aqueous phase,
solubility of M plus ion in aqueous phase is directly proportional to hydration energy, is directly proportional to hydration energy. सेकेंड पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट लिखना है साइज। सेकेंड पॉइंट से बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस में, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट साइज। साइज में ये ऑप्शन लिखना है इन गैसियस फेस, इन गैसियस फेस। सभी बच्चे जरा सा देखें, गैसियस फेस मतलब LiG, Na प्लस जी, K प्लस जी, सभी बच्चे देखें Rb प्लस जी, Cs प्लस जी। सब बच्चे जानते हैं G का मतलब क्या है सर, यहाँ पे गैसियस आइसोलेटेड आयन। क्या नाम है? गैसियस आइसोलेटेड आयन। हीट ऑफ एटमाइजेशन में देखेंगे तो ऐसा दिख जाएगा। और सब बच्चे जानते हैं कि जैसे जैसे आएंगे तो साइज इस तरीके से बढ़ेगा। साइज बढ़ने का रीजन क्या है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ा सर तो सर यहाँ पे साइज भी बढ़ेगा। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इन एक्वा स्पेस। सेकेंड पॉइंट जरा सा थोड़ा देखना है। आपने खुद बोला है कि जिसका साइज सबसे बड़ा होगा सर, जिसका साइज सर सबसे बड़ा होगा, सभी बच्चे अच्छे सुन लें, जिसका साइज सबसे बड़ा, फुटबॉल और कॉस्को बॉल, एग्जाम्पल अभी बोला था, कॉस्को बॉल पे 50 बार कोटिंग होगी तो फुटबॉल पे 1 बार कोटिंग। समझ पा रहे हैं ना आप? क्योंकि दोनों का साइज तब बराबर आएगा। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर Li प्लस एक्वस में लिखा हुआ है और Na प्लस एक्वस में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो K प्लस एक्वस में लिखा हुआ है, Rb प्लस एक्वस में लिखा हुआ है यहाँ पे, और Cs प्लस एक्वस में लिखा हुआ है, तो साइज का ऑर्डर इस बार इधर से होगा। साइज का ऑर्डर इधर से होगा मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम वाटर की कोटिंग, मैक्सिमम प्लास्टिक जो बोल रहा था बार बार आपको, प्लास्टिक की जो टेप बोल रहा था, क्या है? कोटिंग। वाटर मैक्सिमम लेयर किस पे आएगा? Li प्लस पे आएगा, क्योंकि Li का साइज छोटा है। साइज क्यों छोटा है सर? क्योंकि Li पे एक मतलब एक ही सेल है, आप जानते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और Na प्लस पे सब बच्चे जानते हैं 2 सेल है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर वाटर मॉलिक्यूल अगर एक बार आता होगा तब तक इस पर 3-4 बार आता हो, तब तक इस पर क्या होगा? 3-4 बार आता होगा। यानी Li जो प्लस है वो कैसा है? मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर है। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ये मैक्सिमम वाटर रखता होगा। और ये कैसा है सर? मोनो लेयर है। ये हमने जेडीली बुक से कंटेंट को उठाया है। कहाँ से लिया है? मोनो लेयर को और मल्टी लेयर को जेडीली की बुक से। कि Na प्लस पे 2 सेल है, 2 8 क्या सर? ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस पे एक ही बार कोटिंग होगी तो साइज का तुरंत बढ़ जाएगा। और Li2 प्लस पे बहुत बार कोटिंग होगा तब धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। बुक्स में लिखा होगा इस पे 6 टाइम कोटिंग होगा, बुक्स में लिखा होगा 4 टाइम्स कोटिंग होगा। तो कोटिंग वगैरह हमें याद नहीं रखना है, बस ऐसे थोड़े में याद रखना है। नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। नोट कर लिया होगा आपने सभी बच्चों ने। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जरा आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ M प्लस आयन हमने लिखा है। हाइड्रेशन ऑफ M प्लस आयन के अंदर हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा था साइज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख लिया है, सेकंड प्रॉपर्टी है साइज। थर्ड प्रॉपर्टी लिखना है आपको मोबिलिटी ऑफ आयन। थर्ड प्रॉपर्टी है मोबिलिटी ऑफ आयन। जल्दी जल्दी जरा नोट करिए क्या लिखा हुआ है? मोबिलिटी ऑफ आयन। लिखेंगे उसमें मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी ऑफ आयन। उसमें लिखेंगे मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, mobility is inversely proportional to size of hydrated ion. Mobility is inversely proportional to size of hydrated ion. Mobility is inversely proportional to size of hydrated ion. Mobility is inversely proportional to size of hydrated ion. सभी बच्चे शायद समझ पा रहे होंगे। Mobility is inversely proportional to क्या है? Size of hydrated ion. अगली प्रॉपर्टी लिखना है आपको जरा सा देखिए। मोबिलिटी का एग्जाम्पल सभी बच्चे जरा से यहाँ देखो। जिसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, जिसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम। मैं इसी एग्जांपल में बोल रहा हूँ, सब बच्चे जरा से देखें। इसमें Li प्लस का मैक्सिमम हाइड्रेशन हो रहा है। मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका? Li प्लस का। तो Li प्लस का मोबिलिटी क्या होगा? कम होगा। Li प्लस का मोबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर अगला पॉइंट लिखना है कंडक्टिविटी। लिखना है आपको थोड़ा सा अगला पॉइंट कंडक्टिविटी। लिखेंगे कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। Conductivity is directly proportional to mobility. Conductivity is directly proportional to mobility. Conductivity is directly proportional to mobility. सभी बच्चों ने लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फ्लेम टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फ्लेम टेस्ट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फ्लेम टेस्ट। मैं एक बार NCERT से सीधा फ्लेम टेस्ट एक बार लिख देता हूँ जरा सा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बोल दूंगा, याद कर लेंगे। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट मैं बोल देता हूँ, आप याद कर लेंगे। एक बार पूरा कंटेंट NCERT से लिख लेने दो। फ्लेम टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, मैं P ब्लॉक पार्ट 1 यानी क्लास 11 में बताऊंगा।
अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। वैसे मैंने ये फ्लेम टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया है, आपके में अभी बस हम एस ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, तो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है Li, यहाँ लिखा हुआ है Na, यहाँ लिखा हुआ है K, सब बच्चे देखें, Rb, CS, मैं पूरा ये कंटेंट NCERT से उठा रहा हूँ। CA यहाँ पे लिखा हुआ है, SRBA लिख लो, ये पूरा कंटेंट NCERT से मैंने उठाया ताकि दिक्कत ना हो आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, यहाँ पे लिखा होता है गोल्डन येलो, आप तो जानते हैं सोडियम लैंप्स मार्केट में दिखाई देते हैं, रोड पे स्ट्रीट लैंप को सोडियम लैंप बोलते हैं, इसमें गोल्डन येलो कलर होता है। पोटेशियम का कलर वॉयलेट लिखा हुआ है, जरा सा देखें, पोटेशियम का कलर NCERT में वॉयलेट लिखा हुआ है, लेकिन जब किसी आप अच्छे ऑथर को फॉलो करेंगे तो लीलैक होता है, लीलैक, लीलैक इसका कलर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था। फिर इसका होता है RB का रेड वॉयलेट, वॉयलेट यहाँ पे लिखा हुआ है रेड वॉयलेट, यहाँ लिख देते हैं। फिर सीजियम का होता है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ये कलर थोड़ा हमें याद रखना है। इसका होता है ब्रिक रेड, पोटेशियम रेड होता है, सॉरी कैल्शियम रेड होता है ब्रिक रेड, ये होता है डार्क रेड, ये होता है डार्क रेड, और यहाँ पे ग्रीन येलो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस जाते जाते ये फ्लेम टेस्ट कहाँ से आया हम सीख जाएंगे, सॉल्ट एनालिसिस की क्लास जाते जाते हम लोग सीख जाएंगे ये कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, P ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेम टेस्ट एग्जैक्ट होता क्या है। अभी यहाँ पे हम बस शॉर्टकट से काम चला लेंगे, कैसे याद रखेंगे जरा सा देखो, इसके लिए लिख देता हूँ। इसके लिए याद रखना ली, यहाँ पे लिखा हुआ है ली, जरा सभी बच्चे देखें, यहाँ लिख देता हूँ ली ना की, लीना की रब से कसम, जरा यहाँ देखिए कसम, कसम बच्चे बहुत खाते रहते हैं, छोटे बच्चे, लगता है उनको डाइट नहीं मिल रहा है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, मैंने ये NCERT से डाटा लिखा है, ये शॉर्टकट आपको हिंट में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। क्रिम्सन रेड को हम शॉर्ट में CR लिख सकते हैं, इसको GY लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ RV लिख सकते हैं, इसको ब्लू को B लिख सकते हैं, जरा एक बार देख लें, इसको BR लिख सकते हैं, इसको DR लिख सकते हैं, और इसको GA लिख सकते हैं। गोल्डन येलो तो गोल्डन एप्पल, सॉरी गोल्डन एप्पल कलर होता है इसका, सॉरी, तो इसको लिखेंगे करेंगे, इसका शॉर्टकट है करेंगे, और करेंगे क्या, जय, करेंगे जय व रवि, रवि नाम का कोई बच्चा है तो थोड़ा कैसा लिखते हैं रवि को यार, ऐसा लिखते होंगे, हाँ ये लिखो रवि भी बाहर डरेगा, बाहर डरेगा। ये शॉर्टकट थोड़ा हमें याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लीजिए। ये कंटेंट हमने NCERT से कॉपी किया था और उसके बाद मैंने शॉर्टकट लिख दिया। एक बार दोबारा बोलता हूँ, क्या लिखा है, लीना की रब से कसम, लीना की रब से कसम सरकार बनाएंगे, ठीक है, करेंगे जय वहाँ रवि भी बाहर डरेगा। इतना जयकारा मारना है कि रवि भी बाहर डरने लगे। आप देखते होंगे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हमारे इस्लामिक भाई लोग, मतलब जो मुस्लिम भाई लोग हैं, अगर वो अपने मुहर्रम वगैरह में निकलते हैं तो दो चार उसमें बदमाश जो रहते हैं, बदमाश क्या करते हैं कि तलवार वगैरह लेके भांजते रहते हैं और डराते रहते हैं। मतलब अगर आप कोई थोड़ा सा अदर कास्ट के हैं तो आपके आगे आके शक्ति का परीक्षण करते हैं अपना। तो हिंदू भी क्यों कम रहेगा भाई, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ मुझे हंसी आता है कि बेवकूफ़ और गधे कितने भरे हुए हैं। हिंदू भी जब जाता है उसका रामनवमी आता है, उसके आगे शक्ति का अपना परीक्षण करता है। उन दोनों नलायकों गधों को ये बिल्कुल पता नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और कल के डेट में मोहल्ले में या आसपास एरिया में आग लग जाए, कोई भी गलत काम होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे। और हमारी ये कितनी भी बुराई हो लेकिन ये अच्छाई है कि इसके होने के बावजूद भी हम एक साथ मिल के रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाली कंट्री है जहाँ पे रिलीजन कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम कितने भी बुरे हैं लेकिन साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अदर कंट्री में तो रिलीजियस लैंग्वेज या हर तरीके के मैटर पे अलग अलग देश बना हुआ है, छोटे छोटे देश बने हुए हैं। हम लोग कहते हैं, कह लीजिए आप, भिन्नता में एकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बटी हुए हैं, उसके बावजूद एक साथ रहते हैं। अभी कोई बड़ा मैच हो किसी कंट्री के साथ और इंडिया हारने लगे, सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, चाहे किसी कास्ट, किसी जात, किसी धर्म, कहीं का भी हो, लेकिन एक साथ देखते हैं। और उसमें से कोई आदमी अगर उठ के जा भी रहा होगा, बोले अरे तू बैठ, तू उठ के गया तो विकेट गिर जाएगा, तू बैठ चुपचाप से। इसका मतलब कितनी यूनिटी है, इस बात को आप समझ सकते हैं। बट एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलेंगे इसके बाद अगली हेडिंग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। हमारी अगली हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल लिखना है थोड़ा सा इसमें, एक दो लाइन पहले लिखेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एम एल्कली मेटल, एम एल्कली मेटल so high reactivity, so SHOW, so high reactivity, so high reactivity, and the reactivity, and the reactivity, and the reactivity, and the reactivity due to following three factor, and the reactivity is due to following three factor, due to following three factor, due to following three factor। पहला ये लिखना है हीट ऑफ एटमाइजेशन, मैंने ये सब पढ़ाया है उसी को एक जगह करके लिख रहा हूँ। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, मेटल सॉलिड में होगा, आपने उसको एनर्जी दिया, इस एनर्जी का नाम था हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेटल क्या होगा सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। तो पहला ये लिखना है। दूसरा लिखना है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब ये मेटल जी में कन्वर्ट हो गया, आपने फिर से एनर्जी प्रोवाइड किया, इस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ये मेटल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फिर आपने अगर इस पर मेटल में ये जो M+ आया हुआ है उसका आपने हाइड्रेशन कराया, सभी बच्चे देखें तो इसको बुक्स में लिखा होगा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है उसी बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ये M+ जो आपने लिया है G, इस पर आपने वाटर डाल दिया तो ये M+ एक्वस में कन्वर्ट होता है, M+ एक्वस में कन्वर्ट होता है। तो सभी बच्चे देख सकते हैं शुरू में आपने HOA आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है, सभी बच्चे ज़रा सा देखें, शुरू में एनर्जी आपने दिया, फिर से क्या किया आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, और इसमें क्या हुआ, इसमें सभी बच्चे देख पा रहे हैं एक एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। जब इसमें वाटर ऐड होगा तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज़ होगा, उस एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। थोड़ी देर पहले समझाया था, उसी लाइन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो सर्कल सर्कल बना के लिखा था उसी से लिख रहा हूँ। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इसको बुक्स में लिखा होगा डेल्टा HF, डेल्टा HF का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को या हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा होगा डेल्टा HF, ये इसी का बुक्स में नाम होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सभी बच्चे ज़रा इसको नोट कर लें, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ज़रा नोट कर लें, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग कॉपी कर लेंगे इसको, अगले इसके बाद प्रॉपर्टी है, सभी बच्चे ज़रा सा देखें। इसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी, उसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं रिएक्शन विद O2। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2 लिखेंगे। उसमें थोड़ा AM एल्कली मेटल फॉर्म, AM एल्कली मेटल फॉर्म different type of oxide, AM form different type of oxide on reaction with O2, AM form different type of oxide, AM form different type of oxide, AM form different type of oxide on reaction with O2, on reaction with O2, on reaction with O2। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ये LiO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Li2O, ये Na जो होगा O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O2। जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, और ये तीनों O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा KO2, RbO2, CSO2। सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे देखें, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है पैरोक्साइड, और इसका नाम है नॉर्मल ऑक्साइड, इसका नाम है नॉर्मल ऑक्साइड। थोड़ा नोट करना है इसको जल्दी से, इसका नाम है नॉर्मल ऑक्साइड। प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन है तो जरा उसके बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन है, जरा उसके बारे में बात करेंगे। जरा देखो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, सभी बच्चे जरा सा देखें यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड जो जिसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा यहाँ सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, वो कौन सा है, LiBmgCa, ये मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या करेंगे, ये कौन से क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल। ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखेंगे ली बेटा मांगे कार,
बेटा मांगे कार, ली बेटा मांगे कार, NaHBaSR। सभी बच्चे देखें, ये बनाते हैं पैरोक्साइड, स्टेबल पैरोक्साइड ही बनाते हैं। इसके लिए याद करने के लिए लिखेंगे नेहा बिपाशा। ये दो गॉर्जियस गर्ल हैं, आजकल बिपाशा जी बॉलीवुड से ज़्यादा निकल गई हैं और कहते हैं कि बहुत ही हॉट है। अब पता नहीं सच्चाई कितनी % है, अब जिसकी बीवी होगी वही बता पाएगा, बट ऐसे कहते हैं। तो हमने ऐसे थोड़ा हंसने के लिए आपको बोला, परेशान ना हो, ठीक है। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है किसी से। अगला है KRB और CS, इसको बोलते हैं करिश्मा, करिश्मा। तो सॉरी इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, सॉरी इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, और अपन लोग याद करने के लिए शॉर्टकट इसके लिए लिख लेंगे करिश्मा। KRCS हमने बना लिया करिश्मा। ये शॉर्टकट थोड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोक्साइड है ये क्या है, KRBCS जो है मतलब हमने सुपर ऑक्साइड है, और ये जो है स्टेबल ऑक्साइड है। पिछले क्लासों में मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड के बारे में पूछा हुआ है, तो हमने थोड़ा इसके बारे में 2-3 लाइनें लिख लिया है। फिर सभी बच्चे जरा से इसके बाद अगला एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल मेटल्स ऑफ AM। 1-2 लाइन और लिखना है, लिखेंगे ऑल मेटल्स ऑफ AM अल्कली मेटल, all metals of AM alkali metal, all metals of AM when present in liquid ammonia, when present in liquid ammonia, when present in liquid ammonia, liquid ammonia on reaction with O2, on reaction with O2 it form normal oxide, it form normal oxide, इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, सभी बच्चे जरा सा ये लिखेंगे वहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या बनाता होगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता होगा। इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। इट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा ये, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद जरा सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ। ये प्रीवियस एडवांस का क्वेश्चन था, जिसको अब आजकल केमिकल बॉन्डिंग में रख लिया है, केमिकल बॉन्डिंग में रख लिया, और एडवांस का क्वेश्चन है कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ इन KO2 Na2O2 O2 O2 PtCl6। हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं हमने कहाँ किया है, तो ये क्वेश्चन हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया है। एडवांस के क्वेश्चन है MOT में डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक कहाँ आएगा, MOT। तो आप केमिकल बॉन्डिंग के मेरे नोट्स जो मैंने पढ़ाया तो उसमें MOT में देख लेंगे। MOT से क्या आ सकता है, बॉन्ड लेंथ आ सकता है, क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, क्या आ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ सकता है। यहाँ से जल्द से यहाँ पे देखें, क्या आ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है, ये आ सकता है। ये सारे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं, इनसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, मतलब अब मुझे अगर बोलोगे कि ये सर पूरा करके बताइए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको करने के लिए मुझे फिर से MOT पढ़ाना पड़ेगा। MOT में 2 केसेस होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, वगैरह वगैरह सारी बातें फिर से बोलना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं MOT खुद 3-3.5 घंटे का लेक्चर है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। मैंने एक बार हिंट दे दिया कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, केमिकल बॉन्डिंग का है और MOT का है। ये पहले ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, बाद में NCERT वालों ने इसे रख लिया। और इस टॉपिक से केवल यही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये भी आ सकता है कि कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ, ओ बॉन्ड ऑर्डर, ओ मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक इनमें से कितने हैं, डाई मैग्नेटिक कितने हैं, और इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। ये अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब मेरे नोट्स में तो ऐसे ढूंढेंगे, जैसे देखिए O2 पे 2 माइनस O2 प्लस, देख रहे हैं ना आप, वगैरह वगैरह ऐसे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होगा। अभी अगला लिखा नहीं था, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो इन सबों को भी लेके क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये हमारा P ब्लॉक में भी आएगा, ग्रुप 16, जिसका नाम ऑक्सीजन फैमिली है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ऑक्सीजन फैमिली है। उम्मीद करता हूँ आपको S ब्लॉक यहाँ तक समझ में आया होगा। फर्दर इसी के आगे हम लोग और बढ़ेंगे और S ब्लॉक को और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में मैं S ब्लॉक को कवर कर लूँगा, यानी 5 से 6 घंटे में S ब्लॉक को कवर कर लेंगे।
और 5 से 6 घंटे के अंदर हम पी ब्लॉक पार्ट 1 को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन घर पे ट्राई करिए, बढ़िया से खाइए, अच्छा डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर किया करिए।